मैं 25 साल की होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब भी रिश्ते वाले आते तो मेरा वज़न देखकर मुझे रिजेक्ट कर देते थे। एक दिन मेरे घर के बाहर एक साधु महाराज आए। उन्होंने एक चादर देते हुए कहा कि यदि तुम इस चादर को ओढ़कर 3 रात एकांत और अंधेरे कमरे में ओढ़ के सो जाओगे तो करिश्मा देखना, तुम्हारी जल्द ही शादी हो जाएगी। मैंने खुशी खुशी उनसे चादर ले ली, लेकिन मैं जब भी उस चादर को ओढ़ के सो जाती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। चादर ओढ़ने के तीसरी सुबह जब आँख खुली तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मैं मेहमानों के सामने जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब मैंने महसूस किया कि कोई मुझे घूर रहा है, मैंने जल्दी से इधर उधर देखा और तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैं फिर से बिजी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। इस बार मैं आगे बढ़कर अपने कमरे में चली गई और अपनी खिड़की के सामने खड़ी हो गई। तभी मैंने 2 परछाइयों को भागते हुए देखा था, लेकिन वह कौन है वो दिखाई नहीं दिया था। मेरे पूरे शरीर में सनसनी की लहर दौड़ गई। एक अजीब तरीके के डर ने मुझे जकड़ लिया था। आंखें चुपके से मुझे कौन देख रहा था। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि शांता कामवाली मुझे बुलाने आ गई। मैं शांता से पूछने वाली थी, क्या तुमने किसी को मेरी खिड़की के सामने खड़ा देखा था? फिर मैंने सोचा कि मैं इसे बाद में पूछ लूँगी। मैं चाय की ट्रे लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई तो सामने बैठी एक समझदार महिला ने कहा, आप चाय वगैरह की झंझट छोड़िए, चलो पहले हमें लड़की से मिलवाइए। आज भी मेरे लिए रिश्ता आया तो हम माँ बेटी सुबह से ही काम में लगी हुई थी। शांता और उसके बेटे ने घर की साफ सफाई कर दी थी। चाय आदि बनाने के लिए सामान हम माँ बेटी ने मिलकर तैयार किया था। जब मैं चाय लेकर लिविंग रूम में दाखिल हो चुकी थी तो उस महिला के सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी माँ ने भी डरते हुए मेरी ओर देखा और कहा, ये कोमल है मेरी बच्ची। उस औरत की आंखें फैल चुकी थी। वो बोली, हमने तो सुना था कि आपकी बेटी 25 साल की है, लेकिन ये तो किसी भी नज़रिए से इतनी कम उम्र की नहीं लग रही। मेरा दिल 100 टुकड़े में बट गया था। मैं चाय की ट्रे रखकर बाहर निकल गई। मेरी माँ ने कहा, उम्र तो 25 साल की है, लेकिन थोड़ा मोटापा है। इस वजह से उस औरत ने कहा, अरे बहन, आजकल बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ गई हैं। अपनी बेटी को थोड़ी कसरत करने के लिए कहें, डाइटिंग करवाएं। इस मोटापे के साथ कोई भी इसे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं होगा। मैं उस औरत का जवाब समझ गई थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर छत पर आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिजेक्ट एक बहुत बड़ी पीड़ा है। ये एक व्यक्ति को अंदर से ख़त्म कर देती है। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति आपको नापसंद कर जाए, वो आपको ठुकरा कर चला जाए। पहले पहले तो हमें लगता कि हमें ठुकराने वाले का दिमाग ही खराब है, उसके खास गुणों का नहीं। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास इतनी होशियारी ही नहीं, वो हमें पसंद कर ले। लेकिन फिर जब ये अपमान बढ़ता जाता है तो दिल और दिमाग में दरारें पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे हमारा दिल हर चीज़ से अलग हो जाता है। हमें अपनी अस्तित्व से घृणा होने लगती है। आईना भी बुरा लगने लगता है। मेरे मोटापे की वजह से हर रिश्ता मुझे रिजेक्ट करके चला जाता था। मैं अपनी रिजेक्शन पर शोक मना रही थी, जब एक बार फिर से लगा कि मुझे कोई छिप कर देख रहा है। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। तब मुझे लॉन में लगे पौधे की सरसराहट सुनाई दी थी। वो जो भी था उधर ही था। तभी मैंने शांता को नौकर के क्वार्टर से बाहर आते देखा। मैंने उसे बुलाया और बोला,
जरा देखो तो उस पौधे के पीछे कौन है। उसने सभी पौधों पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अक्सर मुझे लगता था कि कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन फिर मैं उसे नज़रअंदाज कर देती। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं धीरे धीरे मानसिक रोगी होती जा रही थी। एक तरफ से साया और दूसरी तरफ से मोटापे का दर्द। मैं शुरू से इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन मैं तो एक दुबली पतली सी लड़की थी, जैसे 15-16 साल की उम्र की लड़कियां आमतौर पर होती हैं। लेकिन मेरे घर वालों को मानो मोटा बनाने की पड़ी थी। मेरी माँ मेरे दुबले पतले शरीर से परेशान रहती थी, जबकि मुझे जमाने की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं खुद को किसी भी तरह की हीन भावना में नहीं डालती थी। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा जिस्म भी भरने लगा था। खूबसूरत तो मैं शुरू से ही थी। अब गाल भर गए थे तो हुस्न को 4 चांद लग गए थे। हर तरफ मेरे खूबसूरती के चर्चे थे। हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता था। मेरी माँ मेरी नज़र उतारते नहीं थकती थी, लेकिन फिर भी ना जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी। मैं बीमार रहने लगी। शरीर में हर समय दर्द रहता था। एक दिन मैं कॉलेज में चकरा कर गिर गई थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर ने यही कहा था कि इसमें ताकत की कमी है, इसलिए उन्होंने मुझे ताकत वाले इंजेक्शन लगाने को कहा। ना जाने किस तरह के ताकत वाले इंजेक्शन पूरे एक हफ्ते से मुझे लग रहे थे। मेरा सारा जिस्म फूल गया। डॉक्टर ने कहा कि ये सब इंजेक्शन के समय से हुआ है। कुछ ही दिनों में सूजन कम हो जाएगी, लेकिन सूजन कम होने के बजाय बढ़ने लगी थी। इस तरह इंजेक्शन के गलत रिएक्शन की वजह से मेरा पूरा शरीर फूल गया था। मेरा चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। मेरा वज़न इस तरह से बढ़ गया था कि मैं एक कम उम्र की लड़की लगने की बजाय एक ज़्यादा उम्र के औरत की तरह दिखने लगी थी। अब मेरे घर वालों को मेरी चिंता सता रही थी। मुझे भी मोटापे से नफ़रत थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी। कॉलेज जाती तो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थीं और मुझे आंटी आंटी कहकर तंग करती थीं। मैंने कॉलेज छोड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी करने से मना किया था। खैर, जैसे तैसे मैंने कॉलेज ख़त्म किया और घर पर बैठकर एक अच्छे से रिश्ते का इंतज़ार करने लगी। लेकिन यहाँ भी मेरा मोटापा मेरे रास्ते में दीवार बन गया। जो भी रिश्ता आता वो मेरे मोटापे की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देता और मेरी छोटी बहनों में से किसी को भी पसंद कर जाता। लेकिन पिताजी की भी जिद थी। वो चाहते थे कि सबसे पहले मेरी ही शादी हो। उधर हमारे ख़ानदान में मुझसे छोटी सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी भी अपने माता पिता के कंधों पर धरती का बोझ बनकर बैठी थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे हाथों में रोने के सिवा कुछ नहीं था। शाम हो चुकी थी। सभी पंछी अपने घोंसलों में लौट चुके थे। मैं लॉन में जाकर कदमी करने लगी। तभी हमारे गेट पर दस्तक हुई और एक आवाज़ आई, कोई है जो भगवान के नाम पर मेरी मदद करे, उसके दिल की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे साधु महात्मा की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेजी से गेट की ओर बढ़ी थी। सामने ही एक साधु बैठे थे, जिन्होंने सिर से पांव तक कंबल ओढ़ के रखा था। मैं बोली, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? वो अपनी भारी भरकम कम आवाज़ में बोले, जो मुझे चाहिए वो इंसान नहीं दे सकता, लेकिन तुझे जो चाहिए वो मैं तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ देकर पढ़ सकता हूँ।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने चुनौती दी और कहा, तो फिर बताऊं मुझे क्या चाहिए। उस साधु महात्मा ने अपने बगल में पड़ी चादर उठाकर मुझे देते हुए कहा, इस चादर को एक तन्हा और अंधेरे कमरे में सिर्फ 3 रातों के लिए ओढ़कर सो जाओगी तो करिश्मा देखना, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। जब मैंने शादी की बात सुनी तो मैं चौंक गई। बेशक वो साधु महात्मा कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने मेरी परेशानी का एकदम सटीक कारण बताया था। मैंने झट से कांपते हाथों के साथ उस चादर को पकड़ लिया। तभी मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर चौंक गई और बोली, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? मैंने माँ से कहा, माँ, बाबा जी ने मुझे चादर दी है। माँ जल्दी से गेट के पास चली गई और अपना सिर बाहर निकाल कर देखा तो वो महाराज उधर ही बैठे थे। उस साधु बाबा ने मुझे जाने का इशारा किया और कहा, ये चादर ले जाकर अपने कमरे में रख दो, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने अपने दोनों हाथों से उस चादर को पकड़ लिया और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बहुत खुश लग रही थी। वो बोली, नेहा, तुम साधु बाबा ने मुझे बताया है कि आज से ही ठीक 3 दिन के बाद जो भी पहला रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा उसको स्वीकार करते ही आपके घर में खुशहाली और बरकत आ जाएगी। लेकिन इस रिश्ते को नकार दिया तो हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे बेटा। मैं परेशान हो गई थी, लेकिन माँ ने मुझे हौसला दिया और ख़ास ताकत दी कि बेटी रात के समय इस चादर को ज़रूर ओढ़ लेना। माँ के जाने के बाद मैंने उस कंबल को खोल के देखा तो वो काले रंग का एक गरम काला कंबल था। जब रात हुई तो मैंने अपने कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी। मेरे कमरे में इतना अंधेरा हो गया था कि हाथ को हाथ तक नहीं लग रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन शादी की सोचकर मैंने उस चादर को ओढ़ने की हिम्मत जुटाई थी। मैंने जैसे ही वो चादर ओढ़ ली, मुझे अजीब सी चुभन महसूस होने लगी थी। जी चाहता था कि मैं अभी इस चादर उतार कर फेंक दूं, लेकिन मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। मानो जैसे सारी रात कांटों पर सोते हुए गुजारी थी। सुबह माँ ने मुझसे पूछा, तुमने चादर ओढ़ी थी या नहीं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बहुत थकी हुई थी, फिर रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई थी। मेरी छोटी बहन ने कहा, दीदी आप जाके आराम कर लो, मैं माँ की मदद करती हूँ। मैंने उसे धन्यवाद किया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उस साधु बाबा की बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही थीं। मैं अपनी शादी के बारे में सोच कर ही मुस्कुरा रही थी। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि कम से कम लोगों के तीनों से मेरी जान तो छूट जाएगी। अगली रात मैंने फिर से एक तरफ अंधेरा कर लिया और उस चादर को ओढ़ लिया था। वो चादर बहुत अजीब सी थी, चुभती हुई सी, बेसुकून सी करने वाली। मैं दूसरी रात भी हिम्मत करके उस चादर को ओढ़कर सो गई। जब सुबह उठी तो मैं नाश्ते के लिए किचन में दाखिल हुई। मेरी माँ ने मेरे माथे को चूमा था और मुझे गले लगाया था। माँ ने कहा, अब तुम हमारे घर में कुछ दिनों की मेहमान हो, तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं मुस्कुरा दी थी। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ा रही थी और चिढ़ा रही थी। माँ ने पिताजी को भी साधु बाबा के बारे में बताया था। दूसरा दिन तो चुटकियों में कट गया। तीसरी रात को मैंने फिर से कमरे में अंधेरा करके उस चादर को ओढ़ लिया था। आज की रात चादर ने ना तो चुभ रही थी और ना ही मैं परेशान हो रही थी। आने वाले कल के बारे में सोच कर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। आने वाले खुशहाल दिनों के बारे में सोचने का एहसास ही नया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझ जैसे बदनसीब लोगों को खुशी रास नहीं आती। अगर मुझे उस रात का ज़रा सा भी पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो मैं अपने आप को कहीं छिपा लेती। खैर, मैंने सुबह ही नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए।
बाल बनाए, हल्का फुल्का सा मेकअप किया था। मैं जानती थी कि मेरी किसी भी पल रिश्ता आ सकता है, इसलिए मुझे तैयार ही रहना चाहिए था। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे बहुत प्यार किया था। मेरी बहनें भी बड़ी खुश थीं। वो आपस में ये तय कर रही थी कि कोमल दीदी को अपनी शादी में किस रंग का लहंगा पहनना चाहिए। फिर हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। मेरे कान बाहर उस गेट की तरफ लगे थे जहाँ से मेरा रिश्ता आने वाला था। लेकिन तभी फिर एक अजीब सी बात हो गई। हम सबके सामने नाश्ता रख कर शांता जमीन पर बैठ गई। पिताजी परेशान हो गए। वो बोले, क्या बात है शांता, बहुत चिंतित लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शांता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात है, पर मैं क्या करूं? कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं एक मंदिर की चौखट पर बैठी हुई हूँ। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर रुक गए और बोले, कल सुबह तुम अपने बेटे विनय के लिए कोमल का रिश्ता मांगने जाना, और अगर वो इनकार कर दे तो कोमल से सिर्फ चादर लेकर आना और कहना कि अब तुम्हारे जिंदगी में इस चादर जैसी काली स्याही घुल जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि कौन सी चादर और कौन सी स्याही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपके सामने अपना दामन फैलाकर बैठ गई हूँ। मुझे खाली हाथ मत उठा देना। शांता की बातें सुनने के बाद हम सब चौंक गए। पिताजी अभी आश्चर्य से मेरी ओर देखते तो कभी शांता की ओर, जबकि माँ ने अपने आप को संभाला। वो बोली, शांता, हम अपनी कोमल का रिश्ता तुम्हारे विनय के साथ करने के लिए तैयार हैं। मैंने बड़ी अचरज से माँ की ओर देखा। पिताजी भी चुप रहे थे। मैं अचानक उठी और अपने पैर पटकते हुए बेड पर मुंह के बल गिर पड़ी थी। विनय के साथ मेरा जोड़ ही क्या था? हमारी काम वाली विधवा शांता का बेटा, जो कि हमारे बाप का माली था। मेरी शादी उससे कैसे हो सकती है? मैंने माना कि बचपन में हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हम एक साथ खेलते थे, लेकिन बचपन को भी गुजरे हुए ज़माना बीत गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कमरे की खिड़की जोर से बंद कर दी। तभी एक बार फिर से मैं रोने में बिजी हो गई। 4-5 घंटे में यूं ही रोती रही। तभी काफ़ी देर के बाद मेरे कमरे पर दस्तक देकर मेरे पिताजी और मेरी माँ कमरे में दाखिल हो चुके थे। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे आंसू पोंछ डाले और बोले, कोमल, भले ही तुम 55 साल की भी हो जाती तो मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं होता। मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा ढूंढकर बेहतरीन आदमी के साथ हाथ में तुम्हारा हाथ थमा दिया होता, पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं किसी साधु बाबा की बद्दुआ लेना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता किस रिश्ते की इनकार से हमारे ऊपर क्या क़यामत आ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। 3 दिन के बाद हम तुम्हारी विनय के साथ शादी कर देंगे। पिताजी तो कमरे से चले गए थे, लेकिन मेरी माँ बहुत देर तक मेरे पास में बैठी थी और मुझे हर तरीके से समझा रही थी। वह मुझे हर मुश्किल से और मेरे मना करने पर क्या क्या हो सकता है बता रही थी। हमारे घर में 3 दिन तक शोक चलता रहा था। मेरी बहनें मुझसे नज़रें मिलाने से बचती रहती थीं। मैंने भी अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। 3 दिनों के बाद मेरी माँ ने मुझे लाल रंग का सूट थमा दिया और बोली, तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। मेरे साथ कितनी ज्यादती हो गई थी। लहंगा पहनने के अरमान दिल में ही रह गए।
मैंने अपनी माँ के आदेश का पालन किया और तैयार होकर लाउंज में चली गई। मेरी शादी कर दी गई और मैं इस तरह अपना घर छोड़कर अपने ही घर के सर्वेंट क्वार्टर के रूम में आ गई थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पंखे से लटकर अपनी जान दे दूं, अपने मोटापे को आग लगा दूं। न ही मैं मोटी होती और न ही मेरा रिश्ता अपने नौकर के साथ हो पाता। शांता ने मुझे विनय के कमरे में बैठाकर बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद विनय कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने घूंघट वगैरह करना जरूरी नहीं समझा था। मैं विनय की तरफ देख रही थी। वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। वो मेरे पास बैठने ही वाला था कि मैं चिल्लाई, खबरदार, शांता ने तुम्हारा रिश्ता फर्श पर बैठकर मांगा था। ऐसा लगता है कि उसे मालिकों से बात करने की तमीज़ है और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। विनय मुस्कुरा दिया था। मैंने उसका चेहरा बहुत ध्यान से देखा था। मैं बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। निस्संदेह वो एक सुंदर लड़का था, लेकिन था तो वो हमारा नौकर ही ना। वह मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया और बोला, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं उनसे पगार लेता हूँ, तुमसे नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर चिढ़ गई थी। मैं बोली, वाह, तुम हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आदमी की जुबान तो बड़ी लंबी हो गई। निकल जाओ इस कमरे से। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम एक मालकिन के साथ एक कमरे में रहो। अचानक विनय के होठ सिकुड़ गए और उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोला, तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो। विनय के जाने के बाद मैं उठी और अपना कमरा बंद करके आराम से सोने के लिए लेट गई। जब सुबह हुई तो मैं उठी और सीधा अपने घर चली गई। पिताजी मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं बोली, पिताजी, हमने साधु बाबा की बात मान ली है। मैंने विनय से शादी कर ली थी। अब हम पर कोई भी संकट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अब मैं इधर ही रहूँगी। पिताजी बोले, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है बेटा। लेकिन माँ बहुत चिंतित लग रही थी। वो अभी भी साधु बाबा की बात याद करके थर थर काँप रही थी। माँ ने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की, मैं इतना बड़ा फैसला ना लूँ, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में मेरी माँ ने मुझे विनय के घर जाने के लिए 2000 बार कसमें दी थी। ऐसा ना हो कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएं। लेकिन मैं चुपचाप ही रहती थी। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी रहकर विनय को लॉन में काम करते हुए देखती रहती थी। वो कभी घास काट रहा होता तो कभी पौधों को पानी दे रहा होता। जब मेरा दिल उस पे गुस्सा उतारने को चाहता था तो मैं लॉन में जाती और कहती, नौकर तो नौकर रहता है, चाहे मालकिन से ज़बरदस्ती शादी भी कर ले। विनय खूब मुस्कुराया करता था और कहता, मेहनत करने से कोई भी शर्म नहीं होती। विनय का हर एक अंदाज मेरे दिल से जुड़ा होता था। काश वह हमारा नौकर ना होता, बल्कि किसी खाते पीते परिवार का लड़का होता, तो मेरे चचेरे बहन भाई और मेरी दोस्त उसे देखकर जल ही जाते। यूं ही करते करते 6 महीने हो चुके थे। एक दिन जब शांता मेरे पिताजी के पास आई, उस समय मैं किचन में थी और पिताजी लाउंज में बैठे हुए थे। कांता बोली, मालिक, हम आपका ना घर छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। शादी के बाद विनय को कोमल से प्यार हो गया है। वह उसके प्यार में पागल हो गया है। मैं अपने जवान बेटे को इस दुनिया में इस तरह पीड़ित नहीं देख सकती। साहब, उसे बहुत तेज बुखार है। क्या बताऊं? मैं शांता की बातें सुनकर दंग रह गई थी। कोई मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो मांस का पहाड़ थी, फिर विनय और मेरी मोहब्बत में कैसे डूब गया। शांता की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। जब रात हुई तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब तरह की बेचैनी पूरे शरीर में दौड़ कर गई। मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठी और अपनी नज़र बचाकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी थी। शांता के क्वार्टर का दरवाज़ा खुल गया था। मैं दबे कदमों के साथ आगे बढ़ी थी। मैं वहां सिर्फ विनय को देखने के लिए गई थी। मैं देखना चाहती थी
कि जो शांता ने कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। मैं आगे बढ़ती गई कि विनय की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। वह शांता से बोल रहा था, माँ, मैं तो सोचता था कि मेहनत मजदूरी करके अपने कमाने और खाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये अमीर लोग अपने कर्मचारियों को अपने पैरों की जूती समझते हैं। माँ, तुमने कितना समझाया था कि इतने ऊंचे ऊंचे सपने मत देख, कोमल तुमको कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन मैं भी क्या करता माँ, वो मेरे बचपन का प्यार थी। मैं उसके प्यार को पाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन आपने कहा था कि कोमल की माँ उसका रिश्ता नहीं होने देगी। विनय की बात सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ। फिर शांता ने कहा, हाँ विनय, मैंने सच ही तो कहा था। तुम नहीं जानते, कोमल 2 महीने की थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। फिर मैंने ही तो उसकी देखभाल की थी। मैं तुम दोनों को बहुत चाहती थी। तुम्हें और कोमल को एक ही बर्तन में खाना खिलाती थी। तुम्हारे पालने में ही उसे सुला देती थी। फिर बड़े साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। ये नई मेम साहब ना गरीब थी बल्कि लालची घराने की थी। इसका बस नहीं चलता था कि रात रात हर चीज़ को संभाल सके। ये कोमल के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। फिर उसके बाद खुद के बच्चे हुए। उसकी बेटियां ठीक ठाक रंग रूप की थीं, जबकि कोमल तो 14वीं का चांद थी। बेटा, मेम साहब ने जानबूझकर उसकी सुंदरता को ख़राब करने के लिए कोमल को मोटापे के इंजेक्शन दिए ताकि उसकी शादी ना हो। ना तो शादी होगी और ना ही जायदाद का एक हिस्सा उसे देना पड़ता। शांता की बातें सुनकर मैं चकरा गई थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं उधर ही ज़मीन पर बैठ गई थी। मैंने बोला, माँ, मैं पौधे के पीछे छिप छिप कर कोमल को देखा करता था। वो हर समय रोती रहती थी। मुझे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, इसलिए मैंने साधु बाबा वाला ढोंग रचाया था। मैं अपने दोस्त के पिताजी को लेकर आया था। उन्होंने साधु बाबा बनने का नाटक किया था। हमारी इस चाल से कोमल मेरी तो हो गई, पर उसने मुझे नहीं अपनाया। अब हम कल सुबह हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं विनय की बातें सुनकर रोती रह गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंच गई थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने पिताजी का नंबर मिलाया और अपने कमरे में आने के लिए कहा। पिताजी दौड़े चले आए थे। वो मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं उनके सीने से लगकर रो रही थी। फिर मैंने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। पिताजी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वे सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। सुबह हुई तो पिताजी ने माँ को बताया कि कोमल अपने घर जाना चाहती है। माँ बहुत खुश हुई थी। पिताजी ने विनय और शांता को घर बुलाया था। पिताजी ने विनय से कहा, बेटा विनय, तुम्हें पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। दामाद भी तो बेटे की तरह ही होते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस को संभाल लो। विनय हैरान था, जबकि मेरी माँ के चेहरे का रंग तो उड़ गया था। पिताजी ने ऑफिस के सारे कागजात विनय को ज़बरदस्ती सौंप दिए। पिताजी के ज़बरदस्त प्लानिंग से माँ को एक ज़ोरदार तमाचा लगा था। जिस जायदाद के लिए माँ ने मुझे जीवन भर घर पर बिठा कर रखने की योजना बनाई थी, पिताजी ने वही जायदाद मेरे पति को सौंप दी थी। अत्याचारी का बुरा अंजाम होता है, मुझे अंदर तक खा गया था। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बात बिल्कुल सही है, जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा फल ज़रूर मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमें कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। तो बस आज की स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।